चैप्टर 42। वही शानवी को अखिल अंकल कहता सुन। कपूर सिंघानिया परिवार की आंखें और बड़ी हो गई। अर्णव भी हैरान होकर उसे देखने लगा। शस्त्र जो अब तक तिरछी मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कान भी गायब हो गई थी। सुरेखा जी ने शानवी को उस आदमी के पीछे देखा, उसका नाम पुकारते सुना तो उनकी आंखों में शानवी के लिए नफरत साफ नजर आने लगी। अरमान की ज्वाला फुकती आंखें कुछ शांत हो गई। हैरानी उसे भी हुई, लेकिन चेहरे पर दिखने नहीं दी। सबके हैरान होने की वजह ये थे कि शानवी कभी उनके सामने खड़े इंसान से नहीं मिली, और अगर कभी देखा भी हो तो बचपन में। लेकिन अब तक उसे ये याद कैसे? क्या मैं आपके गले लग जाऊं? शानवी ने उस आदमी यानी अखिल जी के चेहरे को देखते हुए पूछा, जिस पर उन्होंने भी शानवी की बात पर हाँ में गर्दन हिलाकर उसे अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही शानवी तुरंत उनके गले जा लगी। शानवी ने उन्हें काफी कसकर गले लगा लिया था। बदले में अखिल जी ने भी उसके सिर पर हाथ फेर दिया। गले मिल शानवी उनसे अलग हुई तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, अलग ही खुशी नजर आ रही थी। वही अखिल जी बड़े गौर से शानवी का चेहरा देख रहे थे। शानवी का उन्हें अखिल अंकल बोलना, शानवी का उन्हें गले लगाना, ऐसा लग रहा था जैसे ये शानवी नहीं सितारा हो। अब ये बात हम जानते थे कि शानवी के शरीर में सितारा है, लेकिन अखिल जी को ऐसा क्यों महसूस हो रहा था? ना जाने क्या रिश्ता होगा दोनों का। हो गया, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, सख्त आवाज ने अरमान ने अखिल जी की तरफ देखते हुए कहा, जो इस वक्त शानवी को देख रहे थे। अरमान की आवाज सुन उन्होंने उसकी तरफ देखा, जो अपनी खाली आंखों से उन्हें ही घूर रहा था। अभी तो मैं आया हूं और तुम अभी भेज रहे हो, अरमान का चेहरा देखते हुए अखिल जी ने कहा। मिस्टर अखिलेश रॉय, ना तो आपको किसी ने बुलाया था, ना ही भेजा था, अखिल उर्फ अखिलेश जी की आंखों में देखते हुए अरमान ने कहा। क्या सच में? अखिलेश जी ने एक फीकी हंसी। फिर अरमान को देख सुरेखा जी की तरफ अपनी नजरें कर ली। सुरेखा जी ने जैसे ही अखिलेश जी की नजरें खुद पर महसूस की, उन्होंने तुरंत इधर उधर देखना शुरू कर दिया। शायद कुछ छुपाना चाह रही थी। इन्हें यहाँ किसने बुलाया है? चिढ़ते हुए गुस्से में अरमान ने कहा। ना जाने क्यों, लेकिन अब उसके बर्दाश्त की सीमा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। खुद ही बुलाकर खुद ही भूल गए, अखिलेश जी ने अरमान को देखते हुए कहा। मैंने सवालिया निगाहों से अखिलेश जी की तरफ देखते हुए अरमान ने पूछा, अब मेरे बेटे की सगाई है, मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? भले ही तुमने इनविटेशन न दिया हो, लेकिन बाप को अपने ही बेटे की सगाई में शामिल होने के लिए किसी इनविटेशन की जरूरत भी नहीं। अरमान के चेहरे को देख फिर सुरेखा जी के चेहरे पर नजरें टिकाए उन्होंने कहा, बकवास नहीं, यहाँ आने की असल वजह बताए? अरमान ने दोबारा पूछा। उसे यकीन नहीं था कि अखिलेश जी यहाँ सिर्फ उसकी सगाई अटेंड करने आए हैं। अगर ऐसा था, वो सगाई खत्म होने के बाद क्यों आए? उससे पहले क्यों नहीं आए? वही अखिलेश जी की बात सुन शानवी हैरान हो गई। उसने हैरानी भरी नजरों से पहले अखिलेश जी को देखा, तो दूसरी तरफ अरमान का चेहरा देखा। उसने अब गौर किया कि अरमान और अखिलेश जी दोनों का ही बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। उसे ध्यान आया, अरमान और अखिलेश की के चलने का स्टाइल भी एक जैसा ही है। अरमान की सिर्फ आंखों का रंग अलग था, वरना वो दिखने में अखिलेश जी की तरह था। वही मोहिनी ने जब सुना कि ये आदमी अरमान के डैड है, तो वो हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया, आखिर अरमान अपने ही डैड से ऐसे पेश क्यों आ रहा है। उसने पहले इनके बारे में क्यों नहीं सुना, ना उसने इन्हें देखा। उसने सवालिया नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में इस वक्त घबराहट साफ नजर आ रही थी। अपनी माँ की चेहरे के उड़े हुए रंग को देख उसे अजीब लगा।
तभी किसी की आवाज सुन उसने दोबारा अपना ध्यान सामने की ओर कर लिया। अपने घर आने के लिए वजह की जरूरत नहीं। और फिर बेटे की सगाई से बढ़कर क्या ही वजह हो सकती है? अखिलेश जी ने कहा। कोई घर नहीं है आपका? ये तो बिल्कुल भी नहीं, इस बार सुरेखा जी ने गुस्से में कहा। क्या सच में? अखिलेश जी ने सुरेखा जी की तरफ देखते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, हम आपसे बात ही क्यों कर रहे हैं? आप जाते क्यों नहीं? अरमान की आंखें दोबारा गुस्से की वजह से लाल होने लगी थी। आवाज बिल्कुल सख्त थी। मुझे वही जानना है, क्यों जाऊं मैं? अपनी बाईं भौं उचकाते हुए अखिलेश जी ने कहा। पहले जाने से पहले ये सवाल हमसे पूछा था, इस बार अरमान गुस्से में चीखते हुए बोला। उसकी आवाज सुन वहां मौजूद सभी लोग कांप गए थे, सिवाय शस्त्र और शानवी के। अरमान का गुस्से से भरा वो लाल चेहरा देख अखिलेश जी ने व्यंग्य मुस्कान के साथ कहा। मैं कभी कहीं गया ही नहीं था। बस बात इतनी हुई कि तुमने अपनी माँ पर भरोसा किया। ये कहते हुए उन्होंने सुरेखा जी की तरफ देखा और फिर रुककर आगे कहा। और तुम्हारी माँ ने दूसरों पर। ये कहते हुए उनकी नजरें मिसेस कपूर और मिसेस सिंघानिया की ओर चली गई। उनकी बात का मतलब वहां शायद ही कुछ लोग समझे थे, बाकियों का पता नहीं। लेकिन शानवी उनकी बात का मतलब कुछ कुछ समझ रही थी। उसे शक हो रहा था, जरूर कुछ कांड अतीत में हुए हैं जिनके पीछे इन्हीं लोगों की करामात होगी। मुझे लगता है हमें ये सब बातें अभी नहीं करनी चाहिए। आज इतना अच्छा वक्त है, बच्चों की सगाई हुई है, दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं, ऐसे में यूं बहस करना अच्छा नहीं। बात का रुख मोड़ने की कोशिश करते हुए मिसेस कपूर ने कहा। आपसे किसी ने पूछा? गुस्से से अरमान ने बिना उनकी ओर देखे कहा। अरमान का इतना गुस्सा देख वो चुपचाप सिर नीचे किए खड़ी हो गई। बस अब बहुत हुआ, ये सब यही खत्म करो। बाहर के बहुत लोग आए हुए हैं घर में, ऐसे में घर की बातें बाहर जाना अच्छा नहीं। मनीष, अर्णव, स्वर्णा बहू और कपूर परिवार के सदस्य जाकर जरा मेहमानों को अलविदा करो। किसी को घर के तमाशे की भनक न लगे। सभी पर एक उड़ती नजर डालते हुए दादाजी ने कहा। दादाजी की बात सुन सब वहां से चले गए। फिर रुक अखिलेश जी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा। इतने सालों बाद तुम्हारे आने की वजह नहीं पूछूंगा, ना ही पूछूंगा कि कैसे हो। अपने बेटे की सगाई में शामिल होने आए थे, जो तुम हो चुके हो। अब शायद तुम्हें जाना चाहिए। ये सब बात कहते हुए दादाजी की आंखों में नमी आ गई थी, गला भर आया था। वही जानते थे कि वो कितनी मुश्किल से अपने बेटे को ये बात कह रहे थे। आप मेरे साथ चलिए, सबको नजरअंदाज कर। शानवी ने सीधा अखिलेश जी की तरफ देखते हुए कहा। अरमान जो सामने ही खड़ा था, ये सुन उसकी आंख छोटी हो गई। अखिलेश जी, जो दादाजी की तरफ देख रहे थे, उन्होंने शानवी की तरफ देखा। शानवी बड़ी आस भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुमसे मिलने भी बाद में जरूर आऊंगा लेकिन फिलहाल मुझे मेरे घर जाना होगा। प्यार से शानवी के सिर पर हाथ फेरते हुए अखिलेश जी ने कहा। इस वक्त उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। इतनी देर से बिना असल भाव की आंखें अब चमक रही थी, जिसे शस्त्र, सुरेखा जी और अरमान बखूबी देख रहे थे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ? बड़े प्यारे तरीके से अपने नीचे होंठ को बाहर निकालते हुए शानवी ने टिमटिमाते आंखों से देखते हुए उनसे पूछा। मुझे सब पता है ईयर टू ईयर स्माइल के साथ उन्होंने कहा। फिर नजरें उठाकर शस्त्र को देखने लगे। मुझे लगता है आपका मेल मिलाप हो गया है। बेहतर होगा अब आप यहाँ से चले जाए, अरमान ने कहा। अरमान की बात सुन शानवी ने उसे घूर। अब तक उसकी तारे जैसी टिमटिमाती आंखें किसी भूखी शेरनी की तरह अरमान को घूर रही थी। वो कब से अरमान को अखिलेश जी के साथ बकवास करते, बेरुखी से पेश आते सुन रही थी।
गुस्सा तो उसे जब से ही आ रहा था, लेकिन बिना पूरी बात जाने उसने इन लोगों के मामले में दखल देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन बार बार अरमान का अखिलेश जी को टोकने, वो भी तब जब शानवी उनसे बात कर रही थी। इसलिए अब शानवी के बर्दाश्त की सीमा को खत्म कर रहा था। अभी मेल मिलाप शुरू हुआ है। अगर आपको दिक्कत है तो मुझे लगता है आपको यहाँ से पहले जाना चाहिए, चिढ़ते हुए शानवी ने कहा। अब तक मनीष जी, स्वर्णा जी, अर्णव और कपूर परिवार के कुछ बड़े सदस्य आ गए थे। मेहमानों को अलविदा करके जैसे ही वो लोग आए, उन्होंने शानवी को अरमान से इस लहजे में बात करते सुना तो आंखें हैरानियत में बड़ी हो है। शानवी के मुंहफट होने की बात उन लोगों को अब तक समझ आ गई थी, लेकिन इस वक्त अरमान जिस गुस्से में था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शानवी अब भी उसे यूं जवाब दे सकती थी। शायद तुम भूल रही हो, जहां तुम खड़ी हो वो रॉय मेंशन है, ना कि कपूर मेंशन। इसलिए तुम्हें बेहतर समझ होगी कि किसे यहां से जाना चाहिए, अशांत लहजे ने अरमान ने कहा। उसके शांत लहजे को सुन सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अब तक जो लड़का गुस्से में ज्वालामुखी की तरह अपने मुंह से आग फेंक रहा था, वो अचानक ही इतना शांत कैसे हो गया। हाँ तो तुम्हारा थोड़ी है, नाक चढ़ाते हुए शानवी ने कहा। शानवी का ये अंदाज देख शस्त्र मन ही मन खुश हो रहा था। वही शानवी की बात सुन अरमान अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। तो क्या तुम्हारा है? अरमान ने अपनी आंख छोटे रखे हुए ही पूछा। नहीं, लेकिन दादाजी का तो है, ये कहकर शानवी ने अपनी बत्तीसी सी दिखा दी। उसकी हरकत देख शस्त्र को बहुत हंसी आ रही थी, जो वो रोक खड़ा था। अर्णव भी अपनी हंसी दबाए खड़ा था। साथ ही मोहिनी किलस रही थी। अब जितने शांत लहजे में अरमान शानवी से बात कर रहा था, कुछ देर पहले उससे ज्यादा गुस्से में अरमान ने मोहिनी को सुनाया था। धीमे धीमे कदमों से मोहिनी चलकर अब सुरेखा जी के बगल में आ गई थी। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अरमान शानवी से इतने आराम से बात कर रहा था। इसके साथ ही एक हैरानी की बात सबके लिए ये थी कि अरमान इतनी देर तक किसी से बात कर रहा था, वरना हाँ हो के अलावा वो जल्दी से कुछ नहीं कहता था। लेकिन अभी वो बिना गुस्से के शांति से शानवी को जवाब दे रहा था। शानवी का जवाब सुन अरमान ने ना में सिर हिला दिया। उसके फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए थे। एक पल को वो भूल गया था कि वो कुछ देर पहले अपने सामने खड़े शख्स से बहस कर रहा था, गुस्सा कर रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के होने वाले पति से ऐसे बात करते हुए? तुम सबके सामने ही अपनी बहन के पति पर डोरे डालना चाहती हो। शानवी चैप्टर 43। मोहिनी अरमान को शानवी से इतना आराम से बात करते देख जल रही थी, इसलिए अब वो सुरेखा जी के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। शानवी का अरमान को जवाब देना, ऊपर से अरमान का भी शानवी से आराम से बात करना, ये देख सब हैरान थे। लेकिन मोहिनी परेशान। उसे लगा कहीं अरमान के दिल में शानवी के लिए कोई फीलिंग्स न जाग जाए, जिस तरह शांत बर्ताव वो कर रहा था। कोई नहीं बता सकता था अगर अरमान के दिल में शानवी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हुआ तो। इसलिए मोहिनी से शानवी से किलास कर गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के होने वाले पति से ऐसे बात करते हुए? तुम सबके सामने ही अपनी बहन के पति पर डोरे डालना चाहती हो। मोहिनी की बात सुन सभी हैरान हो गए। अरमान तो उसे अपनी छोटी आंखें करके घूर रहा था, वही शस्त्र की आंखें भी छोटी हो गई। बाकी सबके भी मुंह खुले के खुले रह गए। शानवी के बर्ताव से इतना सबको समझ आ गया था कि शानवी अरमान से कितना चिढ़ती है, नफरत करती है। लेकिन मोहिनी की ये बात सुन सब हैरान थे। मोहिनी को खुद ही नहीं पता था कि उसने अपनी जलन में क्या क्या बोल दिया है। दिमाग हिल विल गया है क्या? या सगाई होने की खुशी में पगला गई हो?
शान्वी ने अपनी आंख छोटी करके मोहिनी को देखते हुए कहा, बकवास बंद करो तुम अपनी। जब देखो तब बस अरमान से बात करने के बहाने ढूंढती हो, जानबूझकर उनसे बहस करती हो ताकि अरमान का सारा ध्यान तुम पर आए, मोहिनी ने दोबारा कहा। मोहिनी की बात सुन शान्वी ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, लेकिन इतनी कमी है ये आज पता चला है। और मैं क्या तुम्हारे हो चुके आधे पति से बात करने की कोशिश करूंगी, जबकि मुझसे इस बंदे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं है। मोहिनी को देख अरमान पर नजर डाले शान्वी ने कहा। शान्वी की बात सुन अरमान के फेशियल एक्सप्रेशन और सख्त हो गए। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। वही शस्त्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कान खिल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, गुस्से में मोहिनी ने कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे तुमसे बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत है? बाई भौं उचकाते हुए शान्वी ने अपना चेहरा हल्का मोहिनी के चेहरे के सामने करते हुए कहा। शान्वी की बात सुन मोहिनी ने गुस्से में शान्वी को धक्का दे दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। शान्वी, स्वर्णा जी और अर्णव ने साथ में शान्वी का नाम पुकारा। अचानक लगे धक्का की वजह से शान्वी का पैर मुड़ गया। वो पीछे को गिरती उससे पहले ही शस्त्र ने तुरंत पीछे से आकर संभाल लिया। शान्वी की कमर सीधा शस्त्र के सीने से जा टकराई। वही शस्त्र ने अपना हाथ शान्वी के आगे कर दिया। सब इतनी जल्दी हुआ किसी को कुछ समझ नहीं पड़ा। वही अरमान ने शान्वी को बचाने के लिए अपना हाथ आगे किए, लेकिन उससे पहले ही शस्त्र ने उसे संभाल लिया, जिसे देख अरमान ने अपना हाथ तुरंत पीछे ले लिया। स्वर्णा जी और अर्णव भी शान्वी के पास आकर खड़े हो गए। वही शस्त्र ने अपने सीने से लगी शान्वी की तरफ हल्का झुककर देखा, फिर शान्वी को हल्का सीधा खड़ा कर दिया। लेकिन अभी भी शान्वी की कमर शस्त्र के सीने से ही लगी हुई थी। शस्त्र की आंखों अब बिल्कुल किसी शैतानी जानवर की तरह खून सी लाल होने लगी थी। चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल खतरनाक। ये बोलना गलत नहीं होगा कि इस वक्त शस्त्र अरमान से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मोहिनी अब भी उसी जगह खड़ी हुई थी और शस्त्र बिल्कुल उसके सामने। मोहिनी को अपने किए का कोई एहसास नहीं था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अभी उसने सबके सामने क्या किया। वही मोहिनी के माँ पापा को हालत थोड़ी खराब हो गई। ये सोच कही, अरमान उसे कुछ कह न दे। अरमान का तो पता नहीं, लेकिन शस्त्र की नजरें बिल्कुल किसी खूंखार शेर की तरह मोहिनी को घूर रही थी। शस्त्र ने अर्णव से शान्वी को पकड़ने का इशारा किया, जिसके बाद शान्वी की बाजू पकड़ अर्णव खड़ा हो गया। शान्वी को अर्णव के सपोर्ट पर खड़ा कर शस्त्र शान्वी के सामने आ गया। अब मंजर कुछ यूं हुआ कि शान्वी शस्त्र के पीछे थी और शस्त्र उसके आगे किसी ढाल की तरह खड़ा था। बिना और ज्यादा समय बर्बाद करे शस्त्र ने बिना ज्यादा ताकत लगाए अपने सामने खड़ी मोहिनी के एक चाटा जड़ दिया, जो शान्वी को घूरने में व्यस्त थी। शस्त्र के हाथ का चाटा इतना तेज था कि मोहिनी सीधा जमीन पर जा गिरा। चेहरा एक तरफ को झुक गया। चाटा भले ही पूरी ताकत नहीं मारा था, लेकिन उस चाटे की आवाज सुन ही सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। शस्त्र के इस एक्शन से सब हैरान थे, सिवाय अखिलेश जी और अर्णव के। वही शान्वी भी आंखें बड़ी किए शस्त्र की पीठ को देख रही थी। अरमान ने एक नजर जमीन पर गिरी मोहिनी को देखा तो दूसरी नजर सामने खड़े शस्त्र को, जिसकी आंखें देख साफ पता चल रहा था कि ये मोहिनी को जान से मारने में भी समय नहीं लेगा। हैरानी अरमान को भी हुई, लेकिन मजाल है ये बंदा अपने एक्सप्रेशन कभी अपने चेहरे पर दिखने दे। ऐसा नहीं था कि अरमान मोहिनी को उसकी हरकत के लिए छोड़ देता, लेकिन ये तो शायद वो खुद भी न करता। मोहिनी कहते हुए मिसेस कपूर मोहिनी के पास दौड़ी आई। उनके पीछे ही मोनिका, मिसेस सिंघानिया और बाकी लोग भी। वहीं मोहिनी के बगल में खड़ी सुरेखा जी मिसेस कपूर की आवाज सुन नींद से जागी।
वो एक पल को सदमे में चली गई थी शस्त्र के इस एक्शन को देख। मिसेस कपूर की आवाज सुन उन्होंने भी जमीन पर पड़ी मोहिनी को देखा और फिर नीचे झुक उसे उठाने लगी। इतने में मिसेस कपूर ने भी मोहिनी को दूसरी तरफ से पकड़ लिया था। तुम ठीक हो? मोहिनी को खड़ा कर सुरेखा जी ने उसके चेहरे पर नजर डाले पूछा। मोहिनी के 2.5 किलो मेकअप पूथे चेहरे पर शस्त्र की उंगलियों के लाल निशान साफ नजर आ रहे थे। उसका एक तरफ का गाल भी सूज गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? मिसेस कपूर से शस्त्र पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। आवाज नीचे। मिसेस कपूर को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए शस्त्र ने कहा। जिसकी बात में रोब सुन, आंखों में गुस्सा देख तो डर से सहम गई। ये क्या बदतमीजी है? तुम हमारे घर पर आकर हमारी होने वाली बहू पर हाथ कैसे उठा सकते हो? सुरेखा जी ने गुस्से में कहा। जैसे आपकी होने वाली बहू ने शान्वी को धक्का देने की भूल की। सुरेखा जी की आंखों में देखते हुए उसने कहा। तो तुम कौन होते हो हाथ उठाने वाले? शान्वी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मिसेस सिंघानिया ने अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। मेरे बारे में जानने की या मेरा और शान्वी के बीच के रिश्ते के बारे में जानने की अब की औकात नहीं। मिसेस कपूर को घूरते हुए उसने कहा। शस्त्र की बात सुन। मिसेस कपूर के मुंह पर ताला लग गया। शान्वी के मुंह से दर्द भरी निकल गई। शान्वी की आवाज सुन। शस्त्र ने तुरंत मुड़कर देखा, जहां शान्वी हल्का झुकी हुई अपने पैर को पकड़े खड़ी थी। शस्त्र ने जल्दी से आगे बढ़ जमीन में अपने बया घुटने टीका कर बैठ गया। उसने शान्वी के टकने से हल्की साड़ी ऊपर की शान्वी के पैर में शायद मोच आ गई थी, जिससे पैर में हल्की सूजन साफ नजर आ रही थी। शस्त्र ने जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही शान्वी के मुंह से दोबारा दर्द भरी निकल गई। शस्त्र ने अपना सिर उठाकर शान्वी के चेहरे की ओर देखा, जिस पर दर्द की लकीर साफ दिख रही थी। शस्त्र ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने मुड़कर अपनी खतरनाक नजरों से मोहिनी को घूरा। मोहिनी तो चाटा पड़ने के बाद से ही सदमे में थी। उसने जैसे ही शस्त्र की नजरें देखी तो दर्द से कांप उठी। अरमान भी अपनी मुट्ठी भींचे खड़ा था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन शस्त्र का शान्वी को यूं छूना, शस्त्र का शान्वी के लिए ऐसा बर्ताव देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि शस्त्र ने मोहिनी के थप्पड़ जड़ा, लेकिन उसे इस बात से बहुत फर्क पड़ रहा था कि शस्त्र शान्वी की केयर कर रहा है। लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या रिश्ता है दोनों के बीच? ये सवाल अरमान के दिमाग में भी आ गया था। शस्त्र गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। उसने शान्वी के कंधे से उसे पकड़ लिया और अर्णव साइड हो गया। अरमान, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? इसने तुम्हारी होने वाली बीवी पर हाथ उठाया। होने वाली क्या? आज तुम दोनों की सगाई हुई और तुम्हारे ही सामने इस लड़के ने उस पर हाथ उठाया। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मिसेस कपूर ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा। अरमान की नजरें अब भी शान्वी की तरफ थी, चेहरा बिल्कुल सर्द। मिसेस कपूर की बात सुन, अरमान ने अपनी एरोगेंट वॉइस में कहा। क्या चाहती है फिर आप? मैं झगड़ा करूं? आपकी तरह बहस करूं? या? अपनी बात कहते कहते वो रुका, फिर अपनी नजरें मोहिनी पर टिकाए आगे बोला, या आपकी बेटी की तरह धक्का दूं? अरमान की बात सुन। मिसेस कपूर का मुंह बन गया। अरमान का जवाब सुन, सुरेखा जी भी हैरान हो गई। वरना अरमान 2 शब्द भी किश्तों में बोलता था और अभी वो बिल्कुल शान्वी की तरह जवाब दे रहा था। अरमान के बारे में सोचना छोड़ मोहिनी की फिक्र करते उन्होंने शस्त्र से कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने मेरी बहू पर हाथ क्यों उठाया? क्या तुम्हारे घर वालों से तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? किसी लड़की पर हाथ उठाना सिखाया है? कैसी परवरिश की है तुम्हारे घर वालों ने? सुरेखा जी ने गुस्से में कहा। उनकी बात सुन। शस्त्र के हाथ शान्वी के कंधे पर कस गए।
उसके हाथों की जकड़न शान्वी अपने कंधे पर साफ महसूस कर रही थी। शस्त्र ने इतने कसकर शान्वी के कंधे को दबा दिया था कि उसे दर्द होने लगा था, लेकिन शान्वी ने कुछ नहीं कहा। उसने गौर किया, शस्त्र के चेहरे के एक्सप्रेशन और खतरनाक से हो रहे थे। शस्त्र कुछ बोलता उससे पहले ही शान्वी के करहाने की आवाज उसके कानों से जा टकराई। शान्वी की आवाज सुन शस्त्र ने शान्वी के चेहरे पर देखा, फिर अपने हाथ की तरफ। उसने तुरंत अपने हाथ को ढीला छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि उसने अनजाने में ही शान्वी को चोट दे दी थी। उसने तुरंत शान्वी की फिक्र जताते हुए उससे पूछा, आर यू ओके? क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? एम सॉरी। वो पता नहीं मुझसे कैसे। एम सॉरी डॉट। शस्त्र अपनी गलती की माफी मांगते हुए हड़बड़ाहट में शान्वी से बोला। अब तक उसकी आंखों में एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए थे। उसकी आंखों में शान्वी के लिए बेशुमार चिंता नजर आ रही थी। वॉइस टोन भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। शस्त्र का सेकंडों में बदला ये रूप देख सब हैरान थे। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि उसने कुछ देर पहले मोहिनी के थप्पड़ जड़ा होगा। ये इसकी आंखें किसी खूंखार शेर की तरह हो रखी थी। काम डाउन। वो बस पैर में दर्द हो रहा है। शस्त्र को पैनिक करता देख शान्वी ने कहा, मैं ले चलता हूँ। शस्त्र ने इस वक्त किसी पर ध्यान नहीं दिया सिवाय इस बात के कि शान्वी को दर्द हो रहा है, उसे आराम करना है। शान्वी के कंधे को पकड़ सहारा देते हो शस्त्र शान्वी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन शान्वी के पैर में मोच होने की वजह से वो एक कदम ही चल आगे बढ़ ना सकी। मैं आई? शस्त्र ने शान्वी से पूछा, जिसका इशारा समझ शान्वी ने उसे हाँ में गर्दन हिलाकर अनुमति दे दी। शान्वी ने अनुमति मिलते ही शस्त्र ने शान्वी को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। शान्वी के हाथ शस्त्र की गर्दन पर लिपट गए। 2 कदम शान्वी के अपनी बाहों में लिए से आगे बढ़ा कि रोक बिना बोले सुरेखा जी ने अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, मेरे संस्कारों ने मुझे जेंडर देखकर इज्जत करना नहीं सिखाए हैं, ना ही मुझे बेगुनाह लोगों को शक की बुनियाद पर सजा देना सिखाया है। मेरी परवरिश आपकी परवरिश से लाख बेहतर है। मैं कम से कम आपके बेटे की तरह किसी बेगुनाह को नहीं मारा। जिसने गलती की उसे सजा दी। इतना बोल शस्त्र बिना रुके शान्वी को लिए आगे बढ़ गया। शस्त्र की बात सुन सब हैरान थे। आखिर शस्त्र को कैसे पता? घर के लोगों के अलावा शान्वी के बारे में कोई नहीं जानता था। फिर शस्त्र? वही शस्त्र की बात सुन अरमान की मुट्ठियां कस गई। उसके जाने के बाद अखिलेश जी ने वहां खड़े सभी लोगों को देखा, फिर मिसेस कपूर और मिसेस सिंघानिया को देख तिरछी मुस्कान मुस्कुरा दिए, जिसे उन्होंने तुरंत ही छुपा लिया। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने अरमान को देखा, जो बिना किसी भाव के उन्हें ही देख रहा था। फिर सुरेखा जी को देखने लगे, फिर वापस मुड़ वो भी वहां से चले गए। आगे बढ़ते समय उन्होंने अपना बायां हाथ ऊपर की ओर उठाया, तर्जनी उंगली आसमान की ओर कर गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ गए। शायद ये किसी चीज का इशारा था, जो सब तो नहीं, मगर कुछ लोग समझ गए थे। चैप्टर 44। शस्त्र शान्वी को लिए वहां से चला गया था। उसके कुछ पल बाद अखिलेश जी भी एक इशारा करते हुए वहां से चले गए थे। उनके इशारे को देख कुछ लोग कंफ्यूज हुए तो कुछ हैरान। कुछ की आंखों में डर नजर आने लगा तो कुछ उनके इशारे का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। अरमान भी वहां से गुस्से में चला गया था, ना जाने क्यों, लेकिन इस वक्त अरमान का गुस्सा उसकी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुका था। वहां से निकल वो सीधा पोर्ट साइड चला गया। एक कारली गार्ड्स को अपने पीछे आने से मनाकर फुल स्पीड में कार ड्राइव करते हुए वो बाहर चला गया। स्वर्णा जी और अर्णव ने एक दूसरे को देखा, फिर सबकी तरफ देख वो लोग भी घर की ओर बढ़ गए। मनीष जी भी दादाजी को लेकर चले गए। अब वहां गार्डन में सिर्फ कपूर फैमिली, सुरेखा जी और सिंघानिया बचे थे। इस वक्त मोनिका और मोहिनी को छोड़ सारे बड़े अलग ही टेंशन में थे।
मोनिका और मोहिनी भी सोच में गुम थी, लेकिन बड़ों की सोच से काफी कम वो सोच रहे थे। मोहिनी और मोनिका के दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा था कि शस्त्र शान्वी को जानता कैसे है, शस्त्र ने शान्वी का सपोर्ट क्यों किया, उनका रिश्ता क्या है, और सबसे बड़ी बात, शस्त्र था कौन। उसका नाम तक वहां मौजूद कोई नहीं जानता था सिवाय अर्णव और अखिलेश जी के। यहां तक कि अब तक शान्वी ने भी उसका नाम नहीं पूछा था। वही बड़े अखिलेश जी की वजह से थे। जो इशारा वो करके गए थे वो कोई आम इशारा नहीं था, इसके पीछे जरूर कुछ बहुत बड़ा इशारा था। यही सोच उन सबके दिमाग काम करने बंद कर चुके थे। मोनिका, तुम मोहिनी को लेकर जाओ और पता कर लो राहुल कहाँ है, मिसेस सिंघानिया ने मोनिका से कहा। अपनी माँ की बात सुन मोनिका नींद से जागी। हाँ में सिर हिलाकर मोहिनी को पकड़े वो वहां से चली गए। उसके जाते ही मिसेस कपूर ने चिंता भरी आवाज में कहा, अखिलेश भाई साहब ने ऐसा इशारा क्यों किया? क्या कुछ होने वाला है? कहीं ऐसे तो नहीं अब वो मोहिनी और अरमान की शादी रोक दे? मिसेस सिंघानिया ने कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी मेरा बेटा है, उसके लिए हर फैसला मैंने लिया है, मैं ही लेती हूँ। मैं अपना फैसला बता चुकी हूँ। मोहिनी और अरमान की शादी होगी मतलब होकर ही रहेगी, सुरेखा जी ने गुस्से में कहा। वो बात ठीक है बहन जी, लेकिन आज जैसा बर्ताव अखिलेश भाई साहब ने किया वो आज से पहले कभी नहीं किया था, मिस्टर कपूर ने फिक्र से कहा। मुझे लग रहा है जरूर कुछ बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लग गई है। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो ऐसा एटीट्यूड दिखा कर गए हैं इस बार, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो इंसान मेरी या मेरे बच्चों की जिंदगी में नहीं आ सकता, ना ही उनके लिए कोई फैसला ले सकता है, आंखों में नफरत लिया सुरेखा जी ने कहा। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो लड़का था कौन जिसने हमारी मोहिनी पर हाथ उठाया, वो भी सिर्फ उस शान्वी की वजह से, मिसेस सिंघानिया ने सोचते हुए कहा। होगा उसका कोई आशिक, बिल्कुल उसकी माँ की तरह, मिसेस सिंघानिया को देख सुरेखा जी ने कहा। फिर मिस्टर कपूर को देखने लगी। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। इन सब के बारे में कल बात करेंगे, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। ऐसा लगा मानो वो इस बात के बारे में बात नहीं सुनना चाहते। जिसके बाद सुरेखा जी अपने घर के अंदर जाने को आगे बढ़ गई तो कपूर और सिंघानिया बाहर जाने को आगे बढ़ गए। अरमान की महंगी चमचमाती कार मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। रात का वक्त होने की वजह से ज्यादा गाड़ियां सड़क पर नहीं थी, लेकिन जो इक्का दुक्का थी वो भी अरमान की कार की स्पीड देख साइड हो जा रही थी। अरमान ने अपनी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस रखी थी। इस वक्त को सिर्फ शर्ट में था। शर्ट की बाजुओं को उसने कोहनियों तक फोल्ड कर लिया था। कोट उसके बगल में पैसेंजर सीट पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतने ज्यादा कसे हुए थे कि हाथों की नसें साफ नजर आ रही थी। चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा था। गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए वो मुंबई से बाहर आ गया था। आसपास गहरा जंगल, उसके बीच में दौड़ती उसकी काली कार। एक जगह पर आके उसने कार रोक दी। कार से बाहर निकल वो बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। इस वक्त वो किसी गहरी खाई के पास खड़ा था। सर चलती हवा जो उसके माथे के बालों को सहला रही थी। बाहरी शोर से दूर वो इस सुकून की जगह पर आ गया था। अपनी दोनों बाहां खोले वो यूं ही खड़ा रहा। अगर इस वक्त अरमान को कोई देखता तो बिल्कुल नहीं कह सकता था कि ये हार्टलेस बंदा है, या कुछ देर पहले ही ये इतने गुस्से में यहाँ तक आया है। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद वो वही किनारे पर बैठ गया। उसने अपने दोनों पैरों को नीचे लटका लिया। उसकी कार में रखा फोन न जाने कितनी बार बजकर बंद हो चुका था। शस्त्र शान्वी को लेकर रॉय मेंशन से निकल गया था। वैसे तो रॉय मेंशन और शस्त्र के मेंशन के बीच कुछ ही दूरी का फासला था, लेकिन फिर भी पैदल वो चल नहीं जा सकते थे। शस्त्र ने आराम से शान्वी को पैसेंजर सीट पर बैठा दिया था।
और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शान्वी ने ना तो उसे एड्रेस बताया था, ना ही उसके दिमाग में ये आया कि आखिर शस्त्र उसे लेकर कहाँ जाएगा। शान्वी के दिमाग के सिर्फ दो ही चीज चल रही थी। एक तो उसने जैसे चाटा मोहिनी के मारा, आखिर क्यों मारा? क्यों शस्त्र ने शान्वी की वजह से मोहिनी पर हाथ उठाया? दूसरी बात, शस्त्र को कैसे अरमान के बारे में पता? उसे कैसे पता कि अरमान ने किसी को सजा दी? उसे कैसे पता कि अरमान ने शक की बुनियाद पर एक बेगुनाह को सजा दे? भले ही उसने ये शान्वी के साथ किया था, लेकिन क्या इससे पहले भी अरमान ऐसा किसी और के साथ किया होगा जिसके बारे में शस्त्र ने कहा? शान्वी एकटक शस्त्र के चेहरे को देख रही थी। देख क्या घूर रही थी? शान्वी की नजरें शस्त्र खुद पर बखूबी महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। शान्वी का पूरा ध्यान सिर्फ शस्त्र के चेहरे पर था। गाड़ी रुकने की आवाज सुन शान्वी अपनी सोच से बाहर आई। उसने शस्त्र से अपना ध्यान हटाकर सामने की ओर देखा तो वो विला के सामने थी, यानी शस्त्र के विला के सामने। खुद को यहाँ देख शान्वी हैरान हो गई। उसने एक बार शस्त्र को देखा तो दूसरी बार सामने विला को। आपको कैसे पता? शान्वी हैरान होकर शस्त्र से अपनी बात पूरी पूछ पाती उससे पहले ही शस्त्र कार से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ आकर शस्त्र ने शान्वी की तरफ का गेट खोला, थोड़ा झुक ध्यान से उसे अपनी गोद में उठा लिया। शान्वी अचानक हुआ इस मूव से शस्त्र के चेहरे को अपनी पलकें बार बार झपकाए देखने लगी। शान्वी ने अपने हाथ शस्त्र की गर्दन पर लपेट दिए। काफी एलिगेंट तरीके से शस्त्र शान्वी को संभाले घर के अंदर आ गया। नीचे ही मौजूद एक गेस्ट रूम में वो शान्वी को ले जाकर बेड पर संभाल कर बैठा दिया। कमर के पीछे उसके एक तकिया लगा दिया, फिर कमरे से बाहर चला गया। शान्वी इस दौरान कुछ नहीं बोली। वो बस चुपचाप शस्त्र के चेहरे को देखती रही। दिमाग में सवालों का सैलाब आया हुआ था, लेकिन ना जाने क्यों वो कुछ पूछ नहीं पा रही थी। जुबान साथ ही नहीं दे रही थी, बस आंखें एकटक शस्त्र को देखने को कह रही थी। कुछ देर में शस्त्र वापस आया। उसके एक हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स और दूसरे में आइस पैड था। शस्त्र शान्वी के पैरों के पास बैठ गया। आंखों से ही शान्वी से इजाजत मांगी, जिस पर शान्वी ने पलकें झपका दी। शस्त्र ने शान्वी की साड़ी हल्की ऊपर उठा दी। शान्वी का पैर सूज चुका था। शस्त्र ने हल्के हाथ से शान्वी के पैर को छुआ। शस्त्र की छुअन महसूस होते ही शान्वी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंख खोली, जहां उसकी नजर शस्त्र की नजरों से जा मिली, जो उसे ही देख रहा था। दर्द हो रहा है क्या? शस्त्र ने धीमी आवाज में पूछा। हल्का। शान्वी ने नजरें फेरते हुए कहा। शस्त्र ने फर्स्ट एड बॉक्स में से ऑइंटमेंट निकल शान्वी के पैर में मलना शुरू कर दिया। शान्वी ने बेडरेस्ट से अपना सिर टिका लिया और आंखें मीच ली। शस्त्र ऑइंटमेंट लगाते हुए शान्वी के चेहरे को भी देख रहा था। कुछ पूछना है? शान्वी के चेहरे पर नजरें गड़ाए शस्त्र ने पूछा। शस्त्र की आवाज सुन। शान्वी ने अपना सिर बेडरेस्ट से हटाया। आंख खोल शस्त्र की आंखों में देखने लगी। ना जाने क्या जादू था इस बंदे की आंखों में, जिसे देखने के बाद शान्वी सब कुछ भूल बस इन्हीं आंखों में गुम हो जाती थी। चैप्टर 45। शस्त्र शान्वी के पैर में ऑइंटमेंट लगा रहा था। शान्वी उसे मना करना चाहती थी, रोकने चाहती थी, मगर न जाने क्यों खामोश रह गई। सवालों के सैलाब उसके दिमाग में घूम रहे थे, जिन्हें शायद शस्त्र समझ भी रहा था। बेडरेस्ट से सिर टिकाए शान्वी खुद ही खुद के सवालों में उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे शस्त्र से सवाल करे, कहाँ से सवाल पूछना शुरू करे। कुछ पूछना है। शस्त्र शान्वी के दिमाग में चल रहे सवाल समझ रहा था। उसे पता था शान्वी उससे सवाल करना चाह रही है, लेकिन कर नहीं पा रही। शस्त्र की आवाज सुन। शान्वी ने अपना सिर बेडरेस्ट से हटा दिया। उसकी नजरें शस्त्र की नजरों से जा मिली, जो उसे ही देख रहा था। कहाँ से शुरू करूं? धीमी आवाज में शान्वी ने शस्त्र की आंखों में देखते हुए कहा। जहां से आपका दिल करे, मुस्कान के साथ शस्त्र ने जवाब दिया।
अपने मोहिनी पर हाथ क्यों उठाया? क्यों मेरा पक्ष लिया? क्यों मिसेज रॉय को जवाब दिया? और सबसे बड़ी बात, आपको मिस्टर रॉय के बारे में कैसे पता? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? एक ही बारी में बिना सांस रोक शान्वी ने सवाल किया। अपने सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए वो कितनी बेताब थी, ये उसकी आंखें देख ही शस्त्र समझ रहा था। शस्त्र ने सीरियस लुक के साथ अपनी कड़क आवाज में कहा, आपके ऊपर में किसी की नजरें बर्दाश्त न करूं, फिर तो मिस कपूर ने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की, ऐसे कैसे छोड़ देता? अपनों का पक्ष लेने के लिए किसी मौके की जरूरत नहीं होती। रही बात रॉय खानदान के लोगों को तो वो फिर कभी बताऊंगा। और आप यहाँ रहती है, मुझे ये पता है। सिर्फ इतना नहीं, मुझे आपके बारे में सारी खबर है। शान्वी की आंख में आंख डाल शस्त्र ने कहा, मैं कौन सा आपकी अपनी हूँ? और क्यों किसी की नजरें आप मुझ पर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे? रिश्ता ही क्या है हमारा? शस्त्र की आंखों में झांकते हुए शान्वी ने पूछा। शायद शस्त्र की आंखों में झांके वो अपने सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शान्वी के सवाल और उसकी हरकत देख शस्त्र हल्का मुस्कुरा दिया। पैरों से साड़ी ठीक कर वो वहां से उठ गया। शान्वी शस्त्र और उसके मूव्स को ही देख रही थी। शस्त्र अब शान्वी के बगल में आकर खड़ा हो गया था। इस दौरान शान्वी ने अपनी नजरें शस्त्र से नहीं हटाई थी। उसकी ये हरकत देख शस्त्र खुद को मुकुराना से रोक नहीं सका। मैं जानता हुआ, आई एम सो हैंडसम, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मुझे यूं घूर घूर कर देखे और फिर नजर लगा दे। शान्वी के बगल में खड़ा होकर शस्त्र थोड़ा झुक शान्वी के चेहरे के कान के पास आकर धीमी आवाज में बोला। शस्त्र की आवाज इतनी करीब से सुन शान्वी के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके तुरंत अपनी नजर शस्त्र से फेर ली। बहुत सवाल करती है आप, मगर हर सवाल का जवाब वक्त आने पर ही मिलता है। आपको भी आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। शस्त्र ने शान्वी को हल्का आगे की तरफ झुकाकर उसके कंधे पर आइस पैड रखते हुए कहा। शान्वी को सच में काफी आराम महसूस हो रहा था। पैर के दर्द में कुछ राहत महसूस हो गई थी, साथ ही सिकाई की वजह से कंधे पर भी आराम आ गया था। कुछ देर बाद शस्त्र वहां से हटा और दोबारा शान्वी को बेडरेस्ट से टिका दिया। आइस पैड हाथ में पकड़े वो कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा। कौन है आप? क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या रिश्ता है हमारा? मैं तो आपको जानती तक नहीं, और आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? शान्वी से बेडरेस्ट से ही अपना सिर टिकाए आंखें मूंदे दोबारा शस्त्र से सवाल किया, जिसकी बात शस्त्र के कदम ठहर गए थे। लेकिन बिना मुड़े, बिना जवाब दिए वो दोबारा कमरे से बाहर चला गया। शान्वी को जब आहट की आवाज आई तो वो समझ गई कि शस्त्र चला गया है। उसके चेहरे पर मायूसी घर कर गई। वो शस्त्र से जवाब सुनना चाहती थी, यूं उसकी खामोशी नहीं। सोल यानी सितारा ने ऐसा अपनी पिछली जिंदगी में भी अनुभव नहीं किया था। आज भले ही वो पहली बार शस्त्र से मिली, लेकिन ना जाने क्यों उसे शस्त्र की प्रेजेंस अच्छी लग रही थी। वो शस्त्र को महसूस कर पा रही थी। वो कोई टीनेजर नहीं थी जो किसी की तरफ आकर्षित हो जाए। भले ही शरीर 19 साल की लड़की का था, लेकिन आत्मा 25 साल की लड़की की थी। उसे यूं किसी का उसकी फिक्र करना, उसके लिए स्टैंड लेना अच्छा लग रहा था। उसे सिर्फ जानना था, आखिर शस्त्र ये सब क्या कर रहा है, क्या चाहता है, क्या रिश्ता है। लेकिन शस्त्र उसके सवालों के जवाब दिए बिना ही चला गया, जिसकी वजह से उसे काफी बुरा लग रहा था। लेकिन बुरा भी क्यों लग रहा था, नहीं मालूम। रात के गहरे पहर में अरमान मुंबई शहर से बाहर के जंगल में अकेले खाई के पास अपनी बाहें फैलाए आंखें मूंदे बैठा था। कह पाना बड़ा मुश्किल था उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ना आंखों में कोई इमोशन थे, ना चेहरा किसी बात की, किसी भाव की गवाही दे रहा था। दोनों हाथ नीचे कर अपनी आंख खोले अरमान ने सामने चांद को देखते हुए कहा, क्या सोचा था, क्या हो गया? जिसके साथ ही चांद को देखने की चाहत की थी, उसकी की आंखों में खुद के लिए बेशुमार नफरत देखनी पड़ रही है, जिसे अपने सीने से लगाकर उसे दुनिया से छुपाने की सोची थी, वही दुनिया की होना चाह रही है मुझसे छुपकर। ये सब बोलते हुए अरमान की आंखों में कोई इमोशन नहीं था, लेकिन आज उसकी आवाज उसके दिल के हाल को बता रही थी। अगर कोई अरमान की ऐसी बात सुनता तो पक्का सदमे में ही मर जाता। अरमान चांद को एकटक देखते हुए व्यंग्य मुस्कान के साथ आगे बोला, काश अपने ऐसा किया ना होता, काश अपने हमारा दिल भरोसा तोड़ा न होता, काश आप हमें छोड़कर न जाते
तो शायद आज मैं यहाँ तन्हा न होता। मुझे उस लड़की के साथ रिश्ते में बांधा गया है जिसकी शक्ल भी मुझे पसंद नहीं, जिसकी परछाई से ही मुझे चिढ़ है। इस रिश्ता से भी मैं पीछे नहीं हट सकता। आखिर अपनी माँ से वादा जो कर लिया है। फिर थोड़ा रुक आसमान की तरफ अपना चेहरा कर बुलंद आवाज में बोला, सुना है जोड़ी आप बनाते हैं, तो क्या आपको मेरे हिस्से में ऐसे ही लोग मिले थे? वैसे तो मैं आपको मानता नहीं, जानता नहीं, लेकिन आज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कैसे भी बस इस अनचाहे रिश्ते से आज़ादी दिलवा दो। इस वक्त अरमान की बातें उसके ओरे से बिल्कुल अलग थी। कोई नहीं कह सकता था ये ऐसी बातें भी कर सकता था, लेकिन देखना ये था कि इस बंदे को किससे मोहब्बत थी, ये किसे अपना बनाना चाहता था। क्या इसकी दुआ पूरी हो पाएगी? रॉय मेंशन। सुरेखा जी अपने कमरे में आते ही ना जाने कितनी ही बार अरमान को कॉल कर चुकी थी, लेकिन उनसे एक बार भी कॉल नहीं उठाया था। उसका फोन कार में ही मौजूद था, जिसकी वजह से अरमान का फोन ना जाने कितनी ही बार बजकर बंद हो चुका था। अरमान के फोन ना उठाने की वजह से सुरेखा जी ने गुस्से में अपना बेड पर फेंक दिया। गुस्से और चिंता के मिले जुले भाव के साथ वो खुद से बोली, आपने वापस आकर अच्छा नहीं किया अखिलेश रॉय। नहीं आना चाहिए था आपको वापस। सालों पुरानी जख्म भी आज तक नहीं भरे जो अपने वापस आकर और उन जख्मों को हरा कर दिया। चले गए थे तो लौटे क्यों? अब की वजह से मेरा बच्चा सफर कर रहा है। बोलते बोलते सुरेखा जी जहां खड़ी थी वहीं बैठ सिर झुकाए बेहिसाब रोने लगी। उनके कमरे की बाहर ही स्वर्णा जी और अर्णव मौजूद थे। सुरेखा जी की हालत देख दोनों को ही बुरा लग रहा था, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि सुरेखा जी ने कमरा बंद कर रखा था और वो दोनों छुपके से खिड़की से झांक कर सब देख रहे थे। अंदर जाना पॉसिबल दोनों के लिए नहीं था। गेट खोलने के लिए वो अभी सुरेखा जी ने कहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर रोने दिया ताकि उनका मन हल्का हो जाए। इसी बीच अनन्या को पता ही नहीं था कि उसके घर में क्या चल रहा है। वो पार्टी में से ही अपनी एक फ्रेंड के घर उसके साथ चली गई। उसकी अगले दिन उसकी फ्रेंड का बर्थडे था। कपूर मेंशन। आज अरमान का बर्ताव कुछ अलग नहीं था। उसके बोलने के लहजे से लेकर उसके शानवी के साथ पेश आने तक सब कुछ डिफरेंट था। मोनिका ने मोहिनी के गाल पर क्रीम लगाते हुए कहा, अलग नहीं, अजीब था, बहुत अजीब। किसी सोच में गुम मोहिनी ने कहा, वैसे वो बंदा था कौन जिसने तुम्हारे थप्पड़ मारा? मैं तो हैरान हो गई थी उसके अचानक के रिएक्शन से। पहले जब मैंने देखा था तब मुझे लगा बंदा हॉट है, लेकिन जब उसने तुम्हारे थप्पड़ जड़ा तब मुझे समझ आया बंदा पावरफुल भी है। मोहिनी का मजाक उड़ाते हुए मोनिका ने कहा, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। अपने गाल से मोनिका का हाथ हटाकर सिर से मुंह तक ब्लैंकेट से खुद को कवर कर मोहिनी ने लेटते हुए कहा। मोहिनी की आंखों के सामने अब भी शस्त्र की लाल आंखें घूम रही थी जो उसके दिल ने खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। चैप्टर 46। कपूर मेंशन। कपूर मेंशन में मोनिका और मोहिनी साथ बैठे शस्त्र और शानवी के बीच के रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। शस्त्र के एक थप्पड़ ने मोहिनी के दिल में इतना गहरा असर कर दिया था कि वो शस्त्र के बारे में सोचते ही खौफ से मर रही थी। उसके सामने बार बार शस्त्र की वो लाल आंखें आ रही थी जिन्हें वो चाह कर भी भुला नहीं पा रही थी। इसलिए मोहिनी से ज्यादा बात न कर वो खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में लपेट कर सो गई थी। वहीं मोहिनी की ये हरकत देख मोनिका उसे अपनी हैरान भरी नजरे से देखती रही। कुछ देर ब्लैंकेट में लिपटी मोहिनी को देखते रहने के बाद मोनिका भी लेट गई। सारे बड़े अभी भी हॉल में मौजूद थे। मिस्टर एंड मिसेस कपूर, साथ ही मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया भी। मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या होगी, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, मिसेस कपूर ने दुखी मन से कहा। तुम फालतू में ज्यादा सोच रही हो, सुरेखा ने कहा है ना, मोहिनी की शादी अरमान से होगी, मतलब होगी। तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, मिसेस कपूर को दिलासा देते हुए मिसेस सिंघानिया ने कहा। मुझे मोहिनी की शादी की फिक्र नहीं है, मुझे अखिलेश का डर है। आज उसकी आंखें देखी थी, उसका रोब ये बिल्कुल वैसे ही था जैसा बरसों पहले हम देखा करते थे। मिसेस कपूर ने दोबारा परेशान होते हुए कहा। बात सही कह रही हो, मुझे भी आज अखिलेश की आंखों में कुछ अजीब दिखा, मानो बहुत कुछ उसे मालूम हो।
किसी सोच में गुम मिस्टर सिंघानिया ने कहा। उनकी बात सुन। मिसेस कपूर और मिसेस सिंघानिया घबराहट से एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, फालतू में हम सब उसके बारे में इतना सोच रहे हैं। मुझे लगता है वो यहाँ सिर्फ हम डराने आया था, या हो सकता है वो सच में अरमान की सगाई में शामिल होना चाहता हो। ज्यादा मत सोचो उसके बारे में, मिस्टर कपूर ने कहा। मिस्टर कपूर की बात सुनने के बाद चारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। मुझे एक बात समझ नहीं आई, शानवी अखिलेश को कैसे जानती है? मिसेस सिंघानिया ने पूछा। हाँ, यही बात मेरे दिमाग में भी आई थी। शानवी अखिलेश से बचपन में मिली, उसके बाद आज तक उसने कभी अखिलेश का नाम तक नहीं सुना। लेकिन फिर भी उसने अखिलेश को पहचाना कैसे? और साथ ही उसके गले भी लगी, मानो बहुत पहले से जानती हो। मिसेस कपूर ने हैरानी के साथ कहा। शानवी जब अखिलेश से मिली थी, उसका नाम पुकारा थी। वो बिल्कुल उसी तरह था जैसे बचपन में सितारा पुकारा करती थी। मिस्टर सिंघानिया ने सोचते हुए कहा। उनकी बात सुन। मिसेस सिंघानिया की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। आपको बड़ा पता है? सितारा कैसे किसे पुकारती थी? चीढ़ कर मिसेस सिंघानिया में पूछा। बेटी थी वो कुछ साल ही सही, लेकिन मेरी ही गोदी में पली बड़ी है। कुछ तो मुझे भी उसके बारे में पता ही होगा। मिस्टर सिंघानिया ने मिसेस सिंघानिया को घूरते हुए कहा। क्या बात है? बेटी की याद आ रही है क्या? कहीं अपने खून से मिलने की तमन्ना तो नहीं जाग रही? या लगाव पैदा हो गया उसके लिए? मिसेस सिंघानिया ने गुस्से से कहा। मेरी बेटी डॉट मेरा खून? इतना बोल मिस्टर सिंघानिया व्यंग्य हंसी हंसते हुए आगे बोली। पता नहीं किसकी बेटी थी वो? मेरी तो कभी कोई औलाद डॉट। अपनी बात पूरी करने से पहले ही मिस्टर सिंघानिया बात अधूरी छोड़ दी। काफी लेट हो गया है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, मिस्टर सिंघानिया ने कहा और वहां से चले गए। उनके जाते ही मिस्टर कपूर ने दोनों औरतें की तरफ देखते हुए कहा। अगर कभी इन्हें भी सच पता चला गया तो? थोड़ा धीमे नहीं बोल सकते? मिसेस कपूर ने गुस्से से कहा। अब क्या ही सच पता चलेगा? शैतानी मुस्कान के साथ मिसेस सिंघानिया ने कहा। वैसे तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कब हो रही है? मिसेस कपूर ने मिसेस सिंघानिया को देखते हुए पूछा। पता नहीं, इन दोनों ने कुछ बताया भी नहीं। सुबह बात करूंगी, मिसेस सिंघानिया ने कहा। अब चलो तुम लोग भी आराम करो, आज का दिन तो बीत गया जैसे बीतना था। मिस्टर कपूर ने दोनों को देख कहा। कहने को आज अच्छा दिन था, खुशी का दिन था, लेकिन सब उल्टा हो गया। डर भरी रात, खौफ भरा सांझ हो गया। मिसेस सिंघानिया ने चीढ़ कर कहा। भूल जाओ सब कुछ, आराम करो, मिसेस कपूर ने कहा। फिर तीनों ही सीढ़ियों से होते हुए अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अरमान उस खाई के पास ही काफी रात तक बैठा रहा। फिर उठ अपनी कार के पास आ गया। फोन चेक किया तो सुरेखा जी के काफी मिस्ड कॉल थे, साथ ही अर्णव के भी। अर्णव के कॉल देख उसे हैरानी हुई। शानवी वाली इंसिडेंट के बाद से अर्णव ने अरमान ने बात करना तो दूर, झूठ में भी कॉल कर उसका हाल तक नहीं पूछा था। अर्णव ने कुछ मैसेज भी कर रखे थे। अर्णव का मैसेज देख अरमान को अच्छा लगा। कम से कम मुश्किल दौर में आज भी अर्णव अपने भाई की परवाह करता था। फोन पैसेंजर सीट पर फेंक ड्राइविंग सीट पर बैठ अरमान घर की ओर वापस मुड़ गया। अब उसका मन काफी हल्का हो गया था। कुछ चीजें बहुत परेशान अब भी कर रही थी, लेकिन कुछ चीजों से राहत भी मिल गई थी। शानवी बेडरेस्ट से सिर टिकाए सोच में गुम थी, तभी उसे दोबारा किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शानवी ने अपनी आंख खोल सामने देखा, जहां शस्त्र हाथ में एक ट्रे पकड़े उसकी ही तरफ आ रहा था। शस्त्र ने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को लैंप स्टैंड पर रख दिया। उस टेबल में प्लेट में रखा सैंडविच, ग्लास में ऑरेंज जूस, साथ ही एक छोटी सी कटोरी में 2 गोलियां। शानवी ने शस्त्र का चेहरा देखा, फिर वापस अपनी नजर ट्रे की तरफ कर ली। उसे लगा था शस्त्र उसके सवालों के जवाब दिए बिना चला गया, लेकिन यहाँ तो शस्त्र शानवी के लिए ये सैंडविच और जूस लेने गया था। इन्हें सिर्फ घूरना नहीं है, खाना भी है डॉट।
शानवी को एक टक ट्रे की तरफ देखता देख शस्त्र ने कहा। शस्त्र की आवाज सुन शानवी दोबारा शस्त्र का चेहरा देखने लगी। कुछ सोच रही है। शानवी के चेहरे की तरफ झुकते हुए शस्त्र ने कहा, जिस पर शानवी ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, ये किस लिए और क्यों? उंगली से ट्रे की तरफ इशारा करते हुए शानवी ने पूछा। ये आपके लिए, क्योंकि आपने सही से कुछ खाया नहीं है। लंबी मुस्कान के साथ शस्त्र ने कहा। आपको कैसे पता? हैरानी से शानवी ने पूछा। मैंने बताया तो था, मुझे आपके बारे में सब पता है। अब ये सवाल जवाब बाद के करिएगा, पहले ये खा लीजिए, उसके बाद पेनकिलर और फिर बातें। पार्टी में शस्त्र ने शानवी को देखा जो हल्का स्नैक्स खाई थी। अब क्योंकि शानवी को पेनकिलर देनी थी इसलिए शस्त्र उसके लिए सैंडविच बना लाया। शस्त्र की बात मानते हुए शानवी ने आगे कुछ नहीं कहा। खाने से पहले उसने शस्त्र से खाने के लिए पूछा जिस पर उसने इशारे से मना कर दिया। वैसे तो शस्त्र और भी कुछ बना सकता था लेकिन ज्यादा लेट होने की वजह से उसने यही बना दिया था। सैंडविच खत्म कर कुछ देर बाद शस्त्र ने शानवी के हाथ में पेनकिलर थमा दी, जिसे बिना कुछ कहे शानवी ने खा ली। जब आपको पता है मैं कहाँ रहती हूँ, क्या खाती पीती हूँ, तब तो आपको ये भी पता होगा कि मेरा रूम कौन सा है, शानवी ने शस्त्र से कहा, जो ट्रे उठाकर बाहर की तरफ जा रहा था। शस्त्र बाहर ट्रे रख वापस आया और शानवी के सामने खड़े होकर एक दिलकश अंदाज में बोला, हमें आपसे जुड़ी हर खबर रहती है। अब भला किस इंसान को उसके दिल के धड़कने का पता नहीं होता? मतलब? शस्त्र की बात शानवी के दिमाग से हवा हो गई थी, इसलिए उसने शस्त्र से पूछा, मतलब ये कि अभी आप आराम कीजिए। वैसे क्या आप इन कपड़ों में कंफर्टेबल है? थोड़ा झिझकते हुए शस्त्र ने शानवी से पूछा। थोड़ा बहुत, शानवी ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा। वैसे जब आपको मेरा रूम पता था तो मुझे मेरे रूम में लेकर क्यों नहीं गए? बाई भौं उठाकर शानवी ने शस्त्र से सवाल किया। वही शस्त्र के चेहरे पर मौजूद वो खिलखिलाती दिलकश मुस्कान शानवी का सवाल सुनते ही हवा हो गई। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त से हो गए। वो शानवी के पैर के पास ही बैठकर बोला, किसी के बारे के सब पता होने का मतलब नहीं कि उसकी निजी जिंदगी में दखल दी जाए। मुझे आपके बारे में भले ही पता है, लेकिन आप तो मुझे नहीं जानती ना। ऐसे में अगर मैं आपके कमरे में जाता तो ये बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती। आपको इस कमरे में इसलिए लाया क्योंकि ये गेस्ट रूम है। ऐसे बिना किसी की जानकारी के, बिना इजाजत से किसी के कमरे में जाना, वो भी तब जब सामने वाला आपके लिए अनजान हो, अच्छा नहीं होता। शस्त्र की जुबान से निकला एक एक शब्द शानवी को सच्चा लग रहा था। शानवी के दिल में शस्त्र के लिए काफी इज्जत बढ़ रही थी। वैसे अगर मैं आपको मुझे मेरे कमरे तक छोड़ आने की इजाजत दूं तो क्या आप ले चलेंगे? शानवी ने चमकती आंखों से शस्त्र को देखते हुए कहा। मतलब? इस बार शस्त्र की आंखों में सवाल था। वो शानवी की बात समझने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये, अब क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है तो आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ देंगे ताकि मैं इन कपड़ों को चेंज कर रिलैक्स होकर सो सकूं? उबासी लेते हुए शानवी ने कहा। शानवी के ऐसे एक्ट करने से शस्त्र मुस्कुर उठा। उसने उठकर शानवी को संभालकर कमरे से ले जाकर बाहर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर शानवी के कमरे की तरफ ले गया। हल्का पैर मारा तो दरवाजा पूरा खुल गया, जिसके बाद शस्त्र वैसे ही गोद में लिए शानवी को उसके बेड तक लाया। उसने झुककर शानवी को बेड पर लेटाया। शस्त्र अपना हाथ शानवी के सिर के नीचे से निकलने को हुआ कि शानवी की बात सुन वो ठहर गया। आप वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन हो ना? शानवी ने अपने चेहरे के बिल्कुल नजदीक शस्त्र के चेहरे को देखते हुए कहा। शानवी की बात सुन। शस्त्र हैरानी भरी नजरों से शानवी को देखने लगा। अब हाल यूं था कि शानवी बेड पर लेटी हुई थी। शस्त्र हल्का झुका हुआ था। शस्त्र का एक हाथ शानवी की कमर के बगल में था तो दूसरा हाथ शानवी के सिर के नीचे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे,
शायद कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्या लगता है, क्या राज छुपा रखे ही इन कपूर और सिंघानिया ने? क्या सितारा सच में अपने बाबा की बेटी नहीं थी? क्या है शस्त्र की असली पहचान? क्या शान्वी जानती है शस्त्र की असली पहचान? अगर जानती है तो कैसे? क्या होगा आगे? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए विलनेस रिबॉर्न फॉर रिवेंज विद स्टोरी की दुनिया।